इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। ये डिसीजन मेकिंग का सवाल है। दो तरह के डिसीजन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं, पहले ये इकट्ठे ही थे, अब वो अलग अलग हो गए, लॉन्ग टर्म अलग कर दिए, शॉर्ट टर्म अलग कर दिए। प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट अप्रूव करना है या नहीं करना। एक प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, नई प्रोडक्शन, नया बिजनेस को अप्रूव करना है या नहीं करना। हमने जो पहले डिसीजन मेकिंग की चीजें पढ़ी हुई हैं, डिसीजन मेकिंग दो टाइप के ही डिसीजंस होते हैं। एक तो है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कौन से होते हैं? ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें, ये भी डिसीजन है ना। फिर उसके बाद टारगेट कॉस्टिंग हमने पढ़ा, हमने रेलिवेंट कॉस्टिंग पढ़ा, वहां भी डिसीजन मेकिंग टेक्निक के अंदर हमने पढ़ा मेक और बाय। उसके बाद आउटसोर्सिंग को भी देखा, या हमने ये देखा कि अगर हमने 4 प्रोडक्ट हैं तो उसमें से हमने प्रेफर किसको करना है, जिसे हम लिमिटिंग फैक्टर की बात हमने देखी थी। ये सारे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कहलाते थे, यानी डेली इन्वेंट्री से रिलेटेड है, ज्यादा इसमें जो है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक नई प्रोडक्ट के बारे में बात होगी कि नई प्रोडक्ट हम बनाएं या ना बनाएं, नया काम शुरू करें या ना करें। प्रोजेक्ट, पूरा एक प्रोजेक्ट की बात आएगी, इसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। अब लॉन्ग टर्म डिसीजन के अंदर जो पिछला हमारा कंटिन्यू होगा वो होगा रेलिवेंट कॉस्टिंग। ये अलग से चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर के अंदर ही है कि हमें इन चीजों का ख्याल जरूर रखना है कि कॉस्ट सिर्फ कौन सी लेनी है, जो रेलिवेंट टू द प्रोजेक्ट होगी। दूसरा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू से क्या होगा, हमने टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी पॉजिटिव आ जाती है तो हम प्रोजेक्ट को अप्रेजल कर लेंगे, और अगर नेगेटिव आ जाएगी तो हम उसके अप्रेजल नहीं करेंगे। उसके बाद आईआरआर। आईआरआर का क्या मतलब होता है, ओरिजिनल किसी को पता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो इसका नाम है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, बाकी जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं ना उसमें ऑप्शंस हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस में से कोई सवाल आता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें एक ही सवाल है और आना ही है। हाँ, एंड पे या तो वो एनपीवी हमसे फाइंड करवाएगा या आईआरआर फाइंड करवाएगा, ये आखिर में फैसला होगा, एनपीवी या आईआरआर। कैलकुलेशन सेम है, बस फार्मूला आईआरआर फाइंड करने का फार्मूला लगा देंगे या एनपीवी सिंपल फाइंड कर लेंगे। तो बाकी जैसे अगर हम बजटिंग की बात करें ना तो उसका कभी कभी पेपर सवाल में नहीं भी आता, इस सवाल में पेपर के अंदर सवाल नहीं भी आता, ऐसा हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस आना है या कैश आना, वो एक अलग मसला है। अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग की, उसके अंदर वैक का सवाल आना है या कन्वर्टेबल बॉन्ड का सवाल आना है, उसमें भी ऑप्शंस हैं। लेकिन ये वाहिद टॉपिक है जिसका एक ही सवाल है, आपने इनफ्लो और आउटफ्लो गिवन होंगे, या उसका एनपीवी फाइंड करना है और या आईआरआर। और आईआरआर भी कैसे फाइंड करते हो, आपको लोअर रेट के ऊपर एनपीवी चाहिए होती है और हायर रेट के ऊपर एनपीवी चाहिए होती है। हम बात कर रहे थे थोड़ी सी, क्योंकि ये चीजों के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना ना होना कोई इतना मसला नहीं है। रेलिवेंट कॉस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों ने करंटली पास किया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो उनको तो आइडिया होगा। हाँ, जिसका थोड़ा लेट हुआ है तो उसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। आईआरआर की बात अगर हम करें तो आईआरआर बेसिकली क्या होता है, किसी को सही कॉन्सेप्ट पता है? ये तो इसकी डेफिनेशन तो मैं बताता हूं कि वो रेट जिस पर एनपीवी 0 होती है, जिस पे फ्यूचर इनफ्लो और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है, वो तो ये एक मतलब है।
IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जब हम किसी भी प्रोजेक्ट का IRR फाइंड करते हैं, सपोज दैट एक प्रोजेक्ट मेरे पास है, उसका मैंने IRR फाइंड किया, इस IRR आया 15%। इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोजेक्ट जिस पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो आपको 15% हर 100 रुपए के ऊपर कमा के दे सकता है। दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR का क्या मतलब है? जिस प्रोजेक्ट की हम अप्रेजल देख रहे हैं उस पर अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको 15 रुपए रिटर्न दे। दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब अगर मार्केट में रिटर्न चल रहा है, एवरेज मार्केट रिटर्न हमने सीखा हुआ है, अगर एवरेज मार्केट रिटर्न मार्केट में चल रहा है 18%, तो बताओ आप वो प्रोजेक्ट को अप्रेज करोगे या नहीं? नहीं करोगे। आप कहोगे भाई 100 रुपया बैंक में रखवा दे, वहां पर आपको 18 रुपए मिल रहे हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करो। अगर मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 13%, फिर हम अप्रेजल कर देंगे कि भाई अप्रूव्ड है हमारी तरफ से, आपको मार्केट से 2% एक्स्ट्रा मिल। दैट इज IRR। एनपीवी तो सीधी सीधी बात है ना, कि हमने जितना इन्वेस्ट किया, इनफ्लो और आउटफ्लो का जो नेट है वो पॉजिटिव है तो हम कर देंगे, नेगेटिव है तो छोड़ देंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले आज थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं रेलिवेंट कॉस्टिंग का। आइडिया तो आपको है पहले ही, लेकिन थोड़ा सा एक दफा दोबारा बता देते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए ना चले वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा पूरे का पूरा रेलिवेंट कॉस्टिंग का। हर जगह सबसे पहली बात, नंबर 1, रेलिवेंट कॉस्ट के अंदर आपको पता है ओनली फ्यूचर कैश फ्लो लेते हैं। ओनली का लफ्ज क्यों है कि नॉन कैश आइटम लेते ही नहीं। पहली बात, ओनली फ्यूचर कैश फ्लो। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें आ गई। एक फ्यूचर और एक कैश। अब फ्यूचर की बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी किसी भी किस्म की कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है वो हमेशा इरेलीवेंट होगी और वो प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर किसी वर्किंग के अंदर नहीं आएगी, पूरे प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर। तो फ्यूचर से मुराद है नंबर 1, एग्जिस्टिंग कॉस्ट इरेलीवेंट। एग्जिस्टिंग या ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट always irrelevant। मिसाल के तौर पर ड्यू डिलीजेंस, क्या होता है ड्यू डिलीजेंस? ड्यू डिलीजेंस फिजिबिलिटी रिपोर्ट, सर्वे करना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना, वो रिसर्च करना, वो सारी इररेलेवेंट होती है क्योंकि वो सारी पहले लग चुकी होती है। ड्यू डिलीजेंस या सर्वे या फिजिबिलिटी, इसके ऊपर जितना भी पैसा आपका लग चुका है वो सारा इररेलेवेंट होगा। दूसरी बात, कोई भी ऑलरेडी खरीदी हुई चीज, चाहे वो मशीन है, अच्छा मशीन की डेप्रिसिएशन रेलेवेंट होगी है, ये फ्यूचर है और कैश फ्लो है। ये दो बातें याद रखनी है हमेशा जब भी डिसीजन लेते वक्त, फ्यूचर और कैश, ये दोनों वर्ड आपने ध्यान में रखने। नंबर 2, ऑलरेडी परचेज्ड कॉस्ट इरेलीवेंट। चाहे वो इन्वेंट्री की हो चाहे वो किसी मशीन की हो, वो हमेशा इरेलीवेंट होती। नंबर 2, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल वर्सेस अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी होती है? अगर प्रोजेक्ट होने पर वो कॉस्ट इनकर्ड हो, ना होने पर ना हो, उसे अवॉइडेबल कहते हैं और वो रेलिवेंट होती है। और ऐसी कॉस्ट
जो प्रोजेक्ट के होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़ता, उसे हम कहते हैं अनअवॉइडेबल, और वो इररेलीवेंट होती है। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोजेक्ट हासिल करना है, उसके लिए बिड होती है। अब दो बातें हैं, वो कहते हैं कि भाई जिस बंदे ने भी बिड में एंट्री करनी है ना, हर बंदे को 10,000 रुपया देना पड़ेगा, और फिर जो जीत जाएगा उसको 2% कमीशन भी देना पड़ेगा, या टैक्स देना पड़ेगा, या कोई लीगल फीस है। 10,000 एंट्री फीस, फिर 2% कमीशन जो जीतेगा। अब जो 10,000 है ये अनअवॉइडेबल है, क्योंकि ये तो एंट्री फीस है, चाहे आप जीतो या ना जीतो। लेकिन जो 2% है, अगर आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो 2% कॉस्ट आएगी, और अगर प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो 2% कॉस्ट नहीं आएगी। तो इसमें जो 10,000 है वो रेलिवेंट हुआ या इरेलीवेंट हुआ? 10,000 इरेलीवेंट हुआ, और जो 2% कमीशन है वो रेलिवेंट हुआ। ये आप लोग ना FA2 के अंदर भी पढ़ते हो, मेरे ख्याल में है ये, तो पहले तो था, आपका नहीं पता। जब पहले IFRS 15 होता था ना IFR1 के अंदर, तो ये अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और अनअवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुआ करती थी, तो उसके अंदर पता नहीं अब है या नहीं है। हाँ जी, उसके बाद नंबर 3, ये तो आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो ओनली इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट इज रेलिवेंट। अब अगर एक कॉस्ट के साथ लफ्ज अब्जॉर्ब्ड आ जाए, अप्लाइड आ जाए, वो हमेशा इरेलीवेंट होगा, अब्जॉर्ब्ड या अप्लाइड। अगर साइलेंट है, इतनी फिक्स कॉस्ट आएगी, उसके ऊपर अजम्पशन ले लेंगे कि ये इसी प्रोजेक्ट की है। लेकिन अगर बताया हुआ है तो फिर हम कंसीडर करेंगे कि इसमें इंक्रीमेंटल कितनी। उसके बाद एक संक कॉस्ट होती है, थोड़ा इसके बारे में। संक कॉस्ट ये एक तरह की ना ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट होती है, ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट होती है, उसे संक कॉस्ट कहते हैं। संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो, जैसे 10,000 रुपए आपने लगाया ना, चाहे आपको प्रोजेक्ट मिलता है या नहीं मिलता, वो इनकर्ड होनी है, और उसका कोई फायदा नुकसान भी नहीं है, वो सिर्फ एक एंट्री फीस है, वो आपकी संक कॉस्ट है। मतलब वो चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट जीत भी जाते हैं ना, फिर भी वो 10,000 आपका लगना ही लगना था, उसका आपको बस वो एक एंट्री फीस ही देनी थी। तो संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो पहले लग चुकी है और वो भी रिकवरेबल भी नहीं है, तो ये हमेशा इररेलीवेंट होती है। बाकी आपने ये एक नजर पढ़ लें, आपकी मर्जी है, अगर नहीं पढ़ना तो इसका कोई मसला नहीं है। ये लिखा हुआ है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डिफरेंशियल, अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट एक तरह की संक कॉस्ट की ही एक एग्जांपल्स है। कमिटेड कॉस्ट का भी मतलब है कि जो कॉस्ट आपने पहले ही कमिट कर ली है, प्रोजेक्ट पर वो डिपेंड नहीं कर रही, प्रोजेक्ट आपको मिलता है नहीं मिलता, आपके कमिटेड कॉस्ट वो भी इररेलीवेंट होती है हमेशा। फिर उसके बाद मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से रिलेटेड, यहां पर आपके पास कुछ और भी आएंगी। पहले तो हमने से 3 ही पढ़े हुए हैं, इसमें मशीन भी आएगी, इसमें वर्किंग कैपिटल भी आएगा, इसके अंदर आपका जो मशीन और वर्किंग कैपिटल के साथ अदर कॉस्ट का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो टाइम का भी कंसीडरेशन लाजमी आती है। इन्फ्लेशन इसमें आती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मटेरियल को देख लेते हैं, ताकि एक नजर बस देखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। मटेरियल एलिमेंट कब होता है? जो हो चुकी है वो इरेलीवेंट। फ्यूचर कैश फ्लो, ये लफ्ज कभी नहीं बोलना। फ्यूचर भी हो और कैश भी हो, अगर इन दो के अलावा कोई बात तीसरी आ रही है ना, तो वो कंसीडर है। अगर वो कंसीडर करेंगे हम, लेकिन वो प्लस माइनस करेंगे, जैसे प्रॉफिट उसने दे दिया तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन पहले माइनस हो चुकी है, हमें ऐड बैक करनी पड़ेगी, इस तरह के काम हम करेंगे। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट हमेशा इरेलीवेंट होती है, ये आपको याद होना चाहिए। फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑलवेज इरेलीवेंट, बात ही खत्म। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमेशा इरेलीवेंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? लोन भी इरेलीवेंट,
फाइनेंस कॉस्ट भी रेलिवेंट, ठीक होगी बात। डिविडेंड भी रेलिवेंट, क्योंकि डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमेशा इररेलेवेंट होती है। ये भी आप इसके साथ ही लिख दें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इररेलेवेंट। एक दफा एक क्वेश्चन के अंदर ना आई कैप ने कंसीडर किया हुआ है, पता नहीं क्यों कंसीडर किया हुआ है, वो एक ही सवाल के अंदर कंसीडर किया हुआ है लोन, अदरवाइज और किसी सवाल में नहीं किया हुआ, तो वो तो समझ नहीं लगी कि आई कैप ने ऐसा क्यों किया हुआ है। वो भी एक बुक के अंदर सोल्यूशन दिया हुआ था, मैंने देखा था, वरना नहीं जी। लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाता है ना। हाँ, उसके लिए अगर हमने कोई मशीन के लिए लोन लिया तो हमने मशीन को कंसीडर करना है, लोन को कंसीडर नहीं करना। पेपर में सवाल आ जाता है कि लोन लेकर मशीन ली, तो हम मशीन को कंसीडर कर रहे होते हैं, ना कि लोन को कंसीडर करना है। मटेरियल, अब जो मटेरियल है उसके लिए तो वही पुरानी बात है, स्टॉक के अंदर है या नहीं, अगर है तो रेगुलर यूज है या नहीं, और अगर रेगुलर यूज नहीं है तो स्क्रैप वैल्यू अल्टरनेटिव यूज है या नहीं, सारा वो फ्लो चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले मटेरियल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या सवाल पूछते हैं, अवेलेबल इन स्टॉक। मैं सिर्फ अवेलेबल लिख रहा हूं, तो इसके आंसर होते हैं दो। एक तो आता जी नहीं है ही नहीं, तो कौन सी कॉस्ट लेते हैं, करंट मार्केट प्राइस, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्योंकि हमें प्रोजेक्ट के लिए नया मटेरियल खरीदना पड़ेगा। और अगर है आंसर यस, तो फिर क्या होता है, क्या उसका रेगुलर यूज है या नहीं, मतलब वो उसका रेगुलर यूज है या नहीं। मतलब उसकी डिमांड है या नहीं। फिर यहां पर दो आंसर होते हैं, अगर रेगुलर यूज है या रेगुलर यूज नहीं। अच्छा, हमारी किताब में लिखा हुआ है अगर रेगुलर यूज है ना तो मार्केट प्राइस पे ले लो, लेकिन ये पुराने सवालों में मैंने एक दफा देखा था कि वो कहता है अवेलेबल स्टॉक भी है, रेगुलर यूज भी है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज इन द मार्केट। तो फिर इसका मतलब ये होता है कि जहां हम रेगुलर यूज कर रहे हैं वो वाला स्टॉक उठाएंगे और अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उसकी जो रेलिवेंट कॉस्ट होती है ना वो कंट्रीब्यूशन लॉस होता है। ये बात याद आई, ये होनी भी चाहिए ऐसा कि अगर रेगुलर यूज है लेकिन पेपर में वो डायरेक्ट लिख देता है, आपके लेवल तक ना अभी तक मैंने ये देखा है कि डायरेक्ट गिवन है, लेकिन पुराने सवालों में ऐसा था कि अवेलेबल इन द शॉर्टेज है या अवेलेबल इन द मार्केट है या नहीं। तो अगर हम लिख लेते हैं, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, वैसे भी कैफ का आपका तकरीबन फाइनल अटेम्प्ट है ज्यादातर लोगों की, तो रेगुलर अगर यूज है तो इसका मतलब है अवेलेबल इन मार्केट है या नहीं, अवेलेबल इन मार्केट। वो लफ्ज शॉर्टेज भी लिख सकता है, शॉर्टेज इन द मार्केट का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर तो अवेलेबल इन द मार्केट है तो तब तो करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट मार्केट प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और अगर साइलेंट है तो हम यही केस समझेंगे। और अगर उसने कोई हिंट दे दिया कि भाई अवेलेबल इन स्टॉक है, रेगुलर यूज में भी है, लेकिन मार्केट से नहीं मिल रहा, तो फिर हमने अपने प्रोजेक्ट को अप्रेजल देनी है, तो हम ये देखेंगे कि यही वाला स्टॉक फिर हम उधर इस्तेमाल करेंगे जो बड़ा हुआ है हमारे पास। तो फिर यहां से जो हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा वो हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस आ हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन लॉस हमारी कॉस्ट बन जाती है। मतलब इसका फायदा तो फिर गया है ना, क्योंकि हम यही वाला माल उठाएंगे अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, तो फिर कंट्रीब्यूशन लॉस। फिर कहते नहीं भाई रेगुलर इस्तेमाल में भी नहीं है, फिर हम देखेंगे अच्छा उसका कोई और इस्तेमाल है, अल्टरनेटिव यूज। कहते नहीं अल्टरनेटिव यूज भी नहीं है, फारिग तरीन स्टॉक है, तो फिर स्क्रैप वैल्यू,
या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट होगी और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हमारा फायदा होगा। स्क्रैप वैल्यू, इसका मतलब है हमारी स्क्रैप वैल्यू लॉस हो जाएगी ना। प्रैक्टिकली अगर सोचे तो बेच के जो पैसा हमें मिलना था अब प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो तो उतना एक पैसा हमें नहीं मिलेगा। ये समय लग रही है अभी बात, लाइक गर्मी ज्यादा है ना तो इतना तो हो जाता है। मैंने वैसे कहा है अभी, मैंने कहा ये ईद पे ये खराब हो गए, इनको सही करवाओ दोबारा, इन पर कुछ बर्फ के, वही सर्विस का ही कहा है इनडायरेक्टली। अभी तो ये 2 दिन मेरे ख्याल में यही चलाएंगे, अब संडे को वो सर्विस करवाएंगे, सैटरडे और संडे। हाँ जी, अल्टरनेटिव यूज अगर नहीं है, इसका मतलब है 2 काम उसके हो सकते हैं, बेचा जा सकता है या उसको डिस्पोज किया जा सकता है। अगर बेच दिया जाएगा तो उससे जो स्क्रैप वैल्यू आएगी वो हमारी लॉस हो जाएगी, तो वो हमारी कॉस्ट बन गई। दूसरा डिस्पोजल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का मतलब है या तो उसको फिर जाया करना पड़ेगा, अब उसको डिस्पोज करने पे जो खर्चा आएगा वो हमारा सेव हो जाएगा, वो हमारा फिर बेनिफिट बन जाएगा, क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट में वही वाला मटेरियल इस्तेमाल करना है। कई दफा पेपर में सवाल गया है कि केमिकल है कि अगर हमने इस्तेमाल ना किया ना तो उसको हमें डिस्पोज करना पड़ेगा और उसके ऊपर हमारा 1 मिलियन खर्चा आ जाएगा। अब वही वाला केमिकल हम खुद इस्तेमाल करने लग गए तो वो जो डिस्पोजल कॉस्ट थी वो 1 मिलियन वो सेव हो जाएगी, वो हमारा बेनिफिट होगा। तो कॉस्ट फाइंड करते वक्त वो माइनस कर देते हैं। और अगर अल्टरनेटिव यूज है तो फिर हम लिखते हैं हायर ऑफ, किसका हायर, स्क्रैप वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन लॉस। वो अल्टरनेटिव यूज से जो कंट्रीब्यूशन मिलना था अब वो नहीं मिलेगा, तो स्क्रैप वैल्यू और उसमें से जो हायर अमाउंट होगी वो हमारी रिलेवेंट होगी। इसके अलावा 2-3 बातें और होती हैं मटेरियल से रिलेटेड। कभी कभी वो ये कह देता है कि हम इसके ऊपर थोड़ा और खर्चा कर देंगे। सपोज दैट, मैं एक सवाल आपको बताता हूं कि सपोज दैट एक मटेरियल अवेलेबल इन स्टॉक है और उसका अल्टरनेटिव यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन आप 5 रुपए का खर्चा करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो और उसकी स्क्रैप वैल्यू 3 रुपए है। पता है रेलिवेंट कॉस्ट कितनी होती है, 8 रुपए। जरा सोचे, ये कभी प्लस करता है तो कभी माइनस करना, तो हम एक ही करते हैं, वो ठीक लग गया तुक्का, भाई डिफॉल्ट तो सही है, तो वरना फिर हो जाता है ऐसा, तो हम एक ही करके आ जाते हैं। कभी कभी वो सही भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है। देखें, आपने ये पेन बनाना था, इसके लिए मटेरियल चाहिए, तो कोई एक मटेरियल अवेलेबल है, वो मटेरियल अगर इस्तेमाल नहीं करते वो 3 रुपए का बिक जाएगा, लेकिन अगर वो इस्तेमाल करते हो तो 5 रुपया प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगी, फिर वो काबिल इस्तेमाल होगा। तो 3 रुपए तो स्क्रैप वैल्यू वाला लॉस हो गया और 5 रुपए और लग गए, तो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8 रुपए। अब एक और बात भी देख लेते हैं, माइनस करने वाली बात, कि सपोज दैट वो कहता है कि इसका अल्टरनेटिव यूज है, अल्टरनेटिवली ये 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन देगा, लेकिन 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन देने के लिए इसके ऊपर 3 रुपए का खर्चा भी होगा। अब हमारा बेनिफिट कितना है, 2 रुपए। इसकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी फिर जो वो हायर लेते हैं ना 2 रुपए को, और स्क्रैप वैल्यू को कंपेयर करें, तो फिर उसमें से देखेंगे कि कौन सी वैल्यू है, क्योंकि ये वो जो कंट्रीब्यूशन हमें देगा वो डायरेक्ट नहीं दे रहा, बल्कि 3 रुपए खर्चा करने के बाद दे रहा है, तो नेट कंट्रीब्यूशन हमें कितना मिल रहा है, फिर 2 रुपए मिल रहा है। तो ये भी देखना होता है कि प्लस और माइनस की सिचुएशन को, अब वो तो बंदा समझ के पड़ेगा, तो तुक्का नहीं लगाएगा तो वो समय लग जाती है, उसका कोई इशू नहीं। मटेरियल से रिलेटेड यही पुरानी बातें हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, अब नई बात क्या होगी, वो होगी अंग्रेजी, वो थोड़ी सी एडवांस होगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी पहले से, तो उसका इतना मसला नहीं होता, वो बंदा कर लेता है हैंडल। लेबर, हाँ जी, लेबर वही परमानेंट और वेरिएबल।
आप लोगों की पीपी कितने कौन कौन से दिन होती है? फ्राइडे और सैटरडे। क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से ये खत्म करके तो फिर जब, क्योंकि इसके 2 ही टॉपिक हैं, 4 टोटल टॉपिक है न्यूमेरिकल, 5 सॉरी, तो 3 हो गए हमारे, चौथा चल रहा है, एक 5वां रह गया। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं ये दोबारा सारा रिवाइज करूँगा और साथ थियरी में पढ़ाऊंगा। थियरी में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पढ़ाऊंगा, बस उतनी पढ़ाऊंगा जितनी यहाँ पर याद करवा सका, ताकि घर में आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस इतनी एक ही पढ़े। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी खत्म कर लें, ताकि ये तो दोबारा भी रिवाइज हो जाने। और ये चीज मेरे नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस पर मेहनत करने की जरूरत है, बस बताना है मैंने सारी पूरी पुरानी बात। तो बस यही कोशिश मेरी इस दफा ये है कि इस दफा ना 100% रिजल्ट ले आए, और पॉसिबल है बहुत आसानी से, लेकिन उसके लिए अटेंडेंस बहुत जरूरी है। आप चलो मंडे से, आप लोग तो कल से ही, बाकी लोग जो, क्योंकि उन्होंने मंडे के सोचा हुआ है, मंडे से अगर आपने 100% अटेंडेंस दे दी ना, उसके बाद तो रिजल्ट फिर भी इंशाल्लाह 100%, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, आपके सामने ही है। और इसका अगर कोई बंदा मार खाता है ना, वो लापरवाही की वजह से खाता है, कि इसको थोड़ा सा बाकियों की निस्बत वो बंदा लेता है कि आप जाहिर सी बात है R2 का पेपर बंदा पढ़ रहा हो या ऑडिट का पेपर पढ़ रहा हो और उसके साथ ये भी पढ़ना हो, तो ज्यादा वो प्रेफरेंस उसको देता है, तो इसलिए फिर वो तो आपने देनी नहीं उस तरह से प्रेफरेंस। तो फिर मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि इसको क्लास में प्रेफरेंस दे देते हैं, तो क्लास में इतना एक पढ़ लेते हैं कि आपको फिर घर में कम से कम पढ़ना पड़े। चले जी, लेबर। अब लेबर आपको पता है 2 तरह से बताई होती है, कि जनाब फिक्स्ड है या वेरिएबल। फिक्स को परमानेंट भी बोलते हैं और इसको टेम्परेरी भी बोलते हैं। अब फिक्स्ड अगर आप लोग पहले आपके पास है, उसको आप पे करते हो, चाहे कोई काम करवाओ या ना करवाओ, तो फिर उनसे पूछेंगे कि भाई अवेलेबल है या नहीं, मतलब स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं, आइडल कैपेसिटी है या नहीं। अगर आइडल कैपेसिटी है यस, तो फिर उसकी जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी वो निल होगी। लेकिन यहां पर भी वो एक नई सिचुएशन क्रिएट कर लेता है, कहता है आइडल लोगों को ना हम 90% पे करते हैं, आइडल लेबर को हम 90% पे करते हैं, तो फिर रेलिवेंट क्या हुआ बोला 10%, क्योंकि 90% तो आप पे करते ही करते हो, फारिग बैठे रहेंगे तो अब 90%, 50%, 40%, 60% ये परसेंटेज बताई होगी कि इतना फारिग रहने पर हम पे करते हैं। लेकिन जब उन्हें बुलाएंगे काम पे, एंगेज करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है 100% पे करना पड़ेगा। तो अगर आइडल कैपेसिटी है, तो अगर आप कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करते हो तो फिर तो है नील, और अगर कुछ पे करते हो, वो कैसे पता चलेगा, वो खुद बताएगा कि आइडल लोगों को ना 60% हम पे करते हैं, तो 40% रेलिवेंट है और आइडल कैपेसिटी नहीं है उनके पास। फिर हम पूछेंगे कि भाई ओवर टाइम कर लोगे। अच्छा, जब वो कहता है ना शॉर्टेज है, शॉर्टेज इन सप्लाई, इसका मतलब है वो ओवर टाइम नहीं करते। फिर हम वो कंट्रीब्यूशन लॉस वाली साइड पर ही जाते हैं। अगर ओवर टाइम वो करते हैं यस, तो ओवर कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम, कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम, जितना हम दे ओवर टाइम जितने घंटे काम करवाएंगे उतने के उनको पैसे दे देंगे, वो हमारा रेलिवेंट बन जाएगा। अगर वो ओवर टाइम करने के लिए एग्री नहीं है या अवेलेबल नहीं है ओवर टाइम, तो फिर कंट्रीब्यूशन लॉस। ये कौन सा कंट्रीब्यूशन लॉस है? जिस प्रोजेक्ट पे वो पहले काम कर रहे, बात समझ रहे हो ना? देखें, आइडल कैपेसिटी का मतलब है फारिग है या नहीं। अगर फारिग है तो फिर तो वो पेमेंट तो हम कर ही रहे हैं, और अगर फारिग नहीं है तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि ओवर टाइम कर लोगे। अगर ओवर टाइम कर लेंगे, या इन दोनों में कंपेयर कंपेयर कर लेंगे, ओवर टाइम में हमें काम कॉस्ट पड़ रही है या कंट्रीब्यूशन लॉस पे हमें काम कॉस्ट पड़ रही है। उसके बाद आ जाता है टेम्परेरी। अब टेम्परेरी भी वही, टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि वो
वो वाली लेबर जो हमें चाहिए अवेलेबल है या नहीं, जो हमें लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, कि जो आपको चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल से मुराद है कि वो मार्केट में मिल जाएगी या नहीं। अगर तो आंसर है यस, मिल जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग, कॉस्ट ऑफ हायरिंग मतलब जितना पैसा उसको उनको देंगे उतना। अगर अवेलेबल नहीं है फिर हम ओवर टाइम की बात करें, ओवर टाइम अवेलेबल है या, ये ओवर टाइम ना किताबों में नहीं लिखा होता लेकिन सवालों के अंदर आ जाता है। ओवर टाइम है तो ठीक है, ओवर टाइम कॉस्ट जो लगेगी वो हमारी कॉस्ट होगी। अगर ओवर टाइम अवेलेबल नहीं है तो याद रखें जो टेम्परेरी होती है ना वो कंट्रीब्यूशन लॉस प्लस कॉस्ट ऑफ हायरिंग होता है, क्योंकि पहले वो वेरिएबल है तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग तो होते ही कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, मतलब जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वो जितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे होंगे उस प्रोजेक्ट का हम कंट्रीब्यूशन लॉस प्लस जितना हम उनको पे करते हैं वो सारा हमारा नुकसान। नुकसान से मुराद हमें कॉस्ट लगेगी। ठीक है जनाब, यही लेबर का कोई पुराना है, ये नई बात इसमें कोई भी नहीं है, वही कॉस्ट वाली बातें हैं सारी। उसके बाद आ जाता है ओवरहेड्स। ओवरहेड तो आपको पता है कि जो वेरिएबल है ऑल आर रेलिवेंट, और जो फिक्स्ड है ओनली इंक्रीमेंट। उसके बाद है कोई भी नॉन करंट एसेट, ये यहां से आपकी नई बातें स्टार्ट, ज्यादा नहीं, एक दो बातें ही नहीं। नॉन करंट एसेट जी, ऑलरेडी परचेज्ड, ऑलरेडी एग्जिस्ट, नो। अगर पहले से मौजूद नहीं है तो पता है इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट और रेजिडुअल, कॉस्ट होगी स्टार्ट में और रेजिडुअल वैल्यू होगी एंड पे। एट द स्टार्ट कॉस्ट आउटफ्लो होगा और रेजिडुअल वैल्यू फिर इनफ्लो होगा, क्योंकि पहले खर्चा होगा हमारा। इसकी डेप्रिसिएशन इररेलेवेंट है, इसकी डेप्रिसिएशन इररेलेवेंट है। जितना हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो आउटफ्लो होगा और जितनी उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी वो इनफ्लो होगा। तो ये हमारा होगा आउटफ्लो और ये हमारा होगा इनफ्लो। पहले से ही है आपके पास, एग्जिस्ट जो जो आपको मशीन चाहिए वो आपके पास पहले से ही अवेलेबल है। फिर हायर ऑफ करंट डिस्पोजल वैल्यू, कि अभी वो कितने का बिक सकता है, वैल्यू इन यूज, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब है कि आपके पास पहले से नॉन करंट एसेट नहीं है, मशीन लगा, मशीन नहीं है, तो फिर मार्केट से खरीद के आएंगे, तो जो मशीन खरीद के आएंगे उसकी कॉस्ट लगेगी, वो हमारा आउटफ्लो हो गया। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो उसको हम बेच देंगे। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये है ना कि जब वो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो फिर उसको बेच के तो कुछ आएगा हमें, तो वो जो बेच के वापस पैसे हमें मिलेंगे उसे हम रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं, तो हमारा इनफ्लो हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फिर करंट डिस्पोजल वैल्यू उसकी और वैल्यू इन यूज उसमें जो हायर वैल्यू होगी ना
वो हमने लेनी है, वही रिकवरेबल अमाउंट, हायर ऑफ करंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, ये वही बात है। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो अभी से पढ़ लेते हैं, बाद में हमें इतना कोई टेंशन नहीं होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट पड़ी हुई है ना, जब भी कोई परेशानी होने लगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को सोच लिया करें, काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाए, क्योंकि वो भी कैश फ्लो है और ये भी कैश फ्लो है। वर्किंग कैपिटल आप लोग वहां पर लेते, आपको याद होगा प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फिर लेते हो प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वो जो प्रॉफिट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लेते थे ना, वो यही है। अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा होगा तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है तो आउटफ्लो है, और अगर वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है तो इनफ्लो है। कैसे देखोगे? इन्वेंट्री इंक्रीज इन्वेंट्री इंक्रीज होती थी तो हम आउटफ्लो शो करते थे, और डिक्रीज होती तो इनफ्लो शो करते थे। बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर में सवाल आएगा कि आपको ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है कुछ इस तरह से, ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में और ईयर 5 में, 5 सालों का प्रोजेक्ट है। और वो आपसे ये कहेगा कि आपको जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है ना, ईयर 1 में है जनाब 400, फिर जी 430, 440 कर ले, 455 कर ले और 460 कर ले। आखिरी साल भी तो होता ही नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत खत्म हो जाती है। तो आपने करना क्या होता है, इसके कैश फ्लो देखने होते हैं। हमने जब इसका कैश फ्लो देखेंगे ना तो कुछ इस तरह से देखेंगे, वर्किंग वन, ईयर 1 2 3 4 5, 400 आउटफ्लो, फिर 400 से 430 हो गया, 30 का आउटफ्लो, फिर 430 से 440 हो गया, 10 का आउटफ्लो, फिर 440 से 455 का हो गया, 15 का आउटफ्लो, और फिर आखिरी साल पे वो बताए या ना बताए, जितना टोटल बनता है वो सारे का सारा इनफ्लो। इसे बोलते हैं रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए, आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? स्टॉक में, क्रेडिटर डेटर्स में। वो कहता है जब प्रोजेक्ट खत्म ना 5 साल का, आपने 5 साल से ज्यादा डिले नहीं करना, तो आपने जितना वर्किंग कैपिटल के ऊपर लगाओगे ना खर्चा, वो सारे का सारा रिकवर हो जाएगा आपका आखिरी साल के ऊपर। दरमियान में भी हो सकता है, अप एंड डाउन आ सकता है। एक सिचुएशन बना लेते हैं, 3 सिचुएशन अभी तक पेपर में आई है। अगर वो ये कहता है कि 80% ओनली रियलाइज द वर्किंग कैपिटल, तो आपने इस सब को प्लस कर लेना, या इसकी आखिरी वैल्यू ले लेनी है, एक ही होती है। वर्किंग कैपिटल में क्या सिचुएशन होती है, या इन सबको प्लस, सारे माइनस जो हो रहे हैं इनको प्लस करना है, और अगर कोई प्लस हो रहा होगा तो इसके अंदर इनमें से माइनस भी होगा। वो अगली सिचुएशन भी कर लेते हैं। अगर वो कहता है कि 80% रियलाइज होगा तो उसका 80% यहां पर लिख देंगे, फिर 20% बैड डेट्स में लिखेंगे। 20% उसका बैड, वो बैड डेट्स कहां जा चुका होगा? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। वो प्रॉफिट में से एड बैक करेंगे जाके। वो एड बैक क्यों करेंगे? क्योंकि वो माइनस हो चुका होगा और वो एक नॉन कैश आइटम है, वहां पर जाकर एड बैक करते हैं। अगर वो एक सिचुएशन हम ले आते हैं, हम कर ही लेते हैं एक सिचुएशन, यहां पर हमारे पास है ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। कहता है आपको जो रिक्वायर्ड है ना वर्किंग कैपिटल, रिक्वायर्ड वो है साल के शुरू में ही 500, फिर रिक्वायर्ड है 620, फिर रिक्वायर्ड है 670, फिर रिक्वायर्ड है, बल्कि 670 की बजाय ना 610 कर ले, और फिर 670 कर लें यहां पर, या 650 कर लें यहां पे। ठीक है, ये रिक्वायर्ड कैपिटल। कहते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ओनली 90% वर्किंग कैपिटल रिकवर्ड।
तो हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे इसकी या कैश फ्लो देखेंगे तो इस साल तो वही सेम बनते होते हैं, ईयर 0 1 2 3 4। करो जरा एक दफा, 500 है, 620, 610, 670 और आखिर में कभी भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं आती। ईयर 4 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 600 603। लेकिन पहले का 500 आउटफ्लो आ गया, फिर 120 आउटफ्लो आ गया, फिर 10 इनफ्लो आ गया। क्योंकि वर्किंग कैपिटल कम होगा तो पॉजिटिव, ज्यादा होगा तो नेगेटिव। फिर 60, 610 से 670, 60 का आउटफ्लो आ गया। अब या तो इस सब का टोटल कर ले, ठीक है, 500 प्लस 120 माइनस 10 और प्लस 60, या फिर ये आखिर वाली वैल्यू ले और उसका ले लें 90%, तो वो कितना बनता है? 603। ये इनफ्लो होगा, ये हमेशा इनफ्लो होगा क्योंकि रिकवरी होती है। ओके की बात। मेन हमने नई जो चीज पढ़ी है वो एक नॉन करंट एसेट पढ़ा है और ये वर्किंग कैपिटल है। उसके बाद इसके टाइम का देखते हैं कि अगर वो कहते हैं ना एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1, तो ये होगा जनाब ईयर 0। अगर होगा ना एट द एंड ऑफ ईयर 1, तो ये होगा ईयर 1। एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1 का टाइम कौन सा होगा? ईयर 0। और एट द एंड ऑफ द ईयर 1 क्या होगा? ईयर 1। और अगर कुछ ना बताया हो तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। अगर कुछ भी ना बताया हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर 1 होता है। फिर अगर वो कहते हैं ना एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2, तो इसका टाइम कौन सा होगा? ईयर 1। तो ईयर 1 के नीचे लिखेंगे हम। और एक होता है जनाब एट द स्टार्ट ऑफ एट द एंड ऑफ ईयर 2, तो ये क्या होगा? ईयर 2। और आखिरी बात फिर इसके जो सवाल मैं आपको दिखाता हूं, एक होता है रेगुलर कैश फ्लो, वो मैं कहता हूं किसी बुक में नहीं लिखा हो। एक होते हैं रेगुलर कैश फ्लो और एक होते हैं अदर देन रेगुलर कैश। जो रेगुलर कैश फ्लो होते हैं ना, मैं उसे कहता हूं अक्रूवल बेसिस। मिसाल के तौर पर ईयर 1 का कैश फ्लो ईयर 1 में आ रहा हो, ईयर 2 का कैश फ्लो ईयर 2 के नीचे आ रहा हो, ईयर 3 का कैश फ्लो ईयर 3 के नीचे आ रहा हो, इसे मैं कहता हूं रेगुलर कैश फ्लो। कुछ होते हैं इरेगुलर, वो कैसे? एट द स्टार्ट ऑफ रेंट पे किया एट द स्टार्ट ऑफ द ईच ईयर। अब आपने रेंट पे किया, पहले साल का रेंट पे किया साल के शुरू में, तो कहां पर आ रहा होगा? ईयर 0 के नीचे। और दूसरे साल का रेंट कहां आ रहा होगा? ईयर 1 के नीचे। तो इसको मैं कहता हूं ये रेगुलर नहीं है। हमें इससे क्या लेना देना? हमने लगाना होता है टैक्स। अब टैक्स लगता है एक्रूवल बेसिस के ऊपर। अब देखो ना, ईयर 1 का जो रेंट है वो किसके नीचे आएगा? ईयर 1 के प्रॉफिट के नीचे। लेकिन वो लिखा किसके नीचे हो रहा होगा? अगर स्टार्ट में पे किया है तो ईयर 0 के नीचे। वो सारी गड़बड़ हो जाती। तो हम इस गड़बड़ को संभालने के लिए ना एक काम करते हैं, वो थोड़ा लेंथी काम है लेकिन सुकून दे है। 2-3 कॉलम हमें एक्स्ट्रा बनाने पड़ देंगे, सुकून दे है कि हम उसको कार्य लग देते हैं। रेगुलर कैश फ्लो को अलग कर देंगे। कौन से रेगुलर होंगे? जो जिस साल का है और उसी साल के नीचे आ रहा है। और अगर जो उस साल के नीचे नहीं आ रहा उसको हम अलग हल कर लेंगे और उसका टैक्स फिर निकाल लेते हैं, फिर उसके लिए कोई परेशानी वाली बात। अगर इस टॉपिक के अंदर कोई मुश्किल चीज समझी जाती है दुनिया के अंदर, तो यही समझी जाती है जब कैश फ्लो रेगुलर और इरेगुलर हो।
लेकिन अगर आप उसको अलग कर दो, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें मुश्किल क्या है, क्योंकि आप लोगों ने उसको अलग से डील करना शुरू कर दोगे, तो ये वो मुश्किल वाली चीज पता ही नहीं चलनी। ठीक है जनाब, आज जो हमने पढ़ा है उसमें एक, अगर मैं आपको बुक से बताऊं, ये वॉल्यूम 2 है हमारा और लास्ट चैप्टर है आपका। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। लेबर का ये एक नजर अगर आपने देखना है तो देख लेना, ये छोटी छोटी एग्जांपल्स भी मैंने दी हैं साथ। ये रेलिवेंट कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल का, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, ये यहां तक हमने पढ़ लिया है 137 पेज के ऊपर, जो मेरे पास बुक ये इसके अंदर है उसमें, कि यहां तक हमने पढ़ लिया हुआ है टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो तक। और इसके जो क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, यहां से करने की जरूरत नहीं। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं फाइनेंस की, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अगर आपसे कोई क्यूएम पढ़ता है तो उनको करवा देना, ये आपको खुद को करने की जरूरत नहीं है। वो ऐड इसलिए की हो क्योंकि आईकैप की किताब के अंदर दी हुई है, तो आईकैप की किताब की कोई चीज हम छोड़ तो नहीं सकते। ये वो छोटे छोटे सवाल हैं, इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। ये एक सवाल आपने करना है, ये सिर्फ वो देख बताना है कि रेलिवेंट कॉस्ट का ये सवाल है, मटेरियल का है। उसने कहा है ना नेट कैश फ्लो बताना है, नेट कैश फ्लो आपने नहीं बताने, आपने सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट ही बतानी है उसमें। और बस यही एक सवाल, बाकी जो छोटी छोटी एग्जांपल साथ की मैंने ना वो आपने करनी। एक सवाल ये करना है कंपेयर यानी रिवीजन लेवल को असर का, और एक आपने जो बिल्कुल साथ साथ एग्जांपल्स हैं वो एक नजर पढ़नी जरूर है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, और कल हम इंशाल्लाह इसके पे सवाल करेंगे। ये साथ ही जैसे लेबर की होगी तो साथ एग्जांपल होगी, मटेरियल की होगी तो साथ कोई ना कोई एग्जांपल होगी, जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 1 है, ये सारी साथ साथ छोटी छोटी एग्जांपल्स गिवन है, ये आपने लाजमी देख लें।